अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है आयनिक रेडियस। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों, तो इसलिए ध्यान दें तो आपको क्लास में बैठे बैठे याद हो जाएगा आयनिक रेडियस क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन आइन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। देखो बच्चे, आइन पॉजिटिव भी होता है, आइन नेगेटिव भी होता है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो एक एवरेज डिस्टेंस होता है किसी भी आइन के अंदर, उसे आयनिक रेडियस कहते हैं। लेकिन अगर किसी एटम के अंदर ये डिस्टेंस हो तो इसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो हमारे पास आयनिक रेडियस की डेफिनेशन है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन आइन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। अब आइन दो तरह के हैं, रेडियस ऑफ कैटाइन, कैटाइन पॉजिटिव आइन को कहते हैं, और रेडियस ऑफ एनाइन, एनाइन नेगेटिव आइन को कहते हैं। बच्चों, जो हमारे पास रेडियस ऑफ कैटाइन है, इसमें हमें याद रखना है कि कैटाइन का रेडियस हमेशा छोटा होता है फ्रॉम देयर पेरेंट एटम जिससे वो बनता है, या फ्रॉम देयर एटॉमिक रेडियस। जैसे रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन फ्रॉम देयर एटॉमिक रेडियस या फ्रॉम देयर पेरेंट एटम भी लिख सकता था। आपको एग्जांपल दे समझाने के लिए एक एग्जांपल दी कि सोडियम एक एटम है, उसका रेडियस है 1.54 एंगस्ट्रॉम। जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो Na पॉजिटिव, ये कैट आइन बन गया, ये एक आइन बन गया, इसका रेडियस है 0.95 एंगस्ट्रॉम। तो कैटाइन का रेडियस छोटा है, यानी कैटाइन का रेडियस हमेशा कम होता है फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। इसकी वजह क्या है बच्चों? इन कैटाइन आपको पता है, एक तो बड़ी आसान रीज़न मैं बच्चों को समझाता हूँ, वो भी लिख सकते हैं अगर भूल जाए ऐसे, कि आपको पता है कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, न्यूक्लियस की तरफ फोर्स बढ़ जाएगी। जब न्यूक्लियस की तरफ फोर्स बढ़ जाएगी तो साइज़ छोटा हो जाएगा, ये भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ इन कैटाइन आपको पता है कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक शेल कम हो जाएगा। एक शेल कम होने का मतलब है न्यूक्लियस में और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होने के जैसे फोर्स बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब उनके दरमियान एक शेल कम हो जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया। लास्ट टाइम भी बताया था शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। न्यूक्लियस में और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, शेल के आने की वजह से उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शेल बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शेल कम होंगे, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। या आप ये समझ लें कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस के जितने करीब आते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट इतना कम होता जाएगा। तो इसलिए जब शेल कम हो जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ कर जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मतलब है शेल न्यूक्लियस के करीब होते जा रहे हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं वो बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इसका साइज़ छोटा हो जाता है। रेडियस ऑफ एनाइन पे आते हैं। हमें पता है बच्चों, एनाइन हमेशा साइज़ में बड़ा होता है फ्रॉम देयर एटॉमिक रेडियस, इसलिए मैंने लिखा है कि रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम देयर एटॉमिक रेडियस या फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास है क्लोराइड एटम, तो देखिए इसका रेडियस है 0.99 एंगस्ट्रॉम। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है, 1.81 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो देखें एनाइन का रेडियस हमेशा बड़ा होता है फ्रॉम देयर एटॉमिक रेडियस। इसकी रीज़न क्या है? एक तो बड़ी आसान सी बात कि बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, न्यूक्लियस की तरफ फोर्स कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की तरफ फोर्स कम हो जाएगी तो साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। अदरवाइज इन एनाइन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। यहाँ बच्चे सवाल करते हैं सर शेल तो नहीं बढ़ा। बच्चों शेल चलें ठीक है, शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ में ऐड होने से उन शेल के दरमियान रिपल्जन आ जाए, जिसे हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कहते हैं, तो शेल के दरमियान गैप बढ़ जाते हैं। जब गैप बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस तो बढ़ गया। जब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस बढ़ जाता है तो बच्चों एक किस्म का शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस बढ़ गया तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की तरफ फोर्स वो कम हो जाएगी। यही वजह है कि जो एनाइन का साइज होता है वो हमेशा बड़ा होता है फ्रॉम देयर एटॉमिक रेडियस। बच्चों इसका जनरल ट्रेंड जैसे उसमें डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड क्या चलेगा, तो इसका ट्रेंड सेम वही है जो हमारे पास वहाँ पे हमने पढ़ा था। इसलिए हम सिर्फ जस्ट हमारी बुक में ये लिख दिया जाता है आयनिक रेडियस। इसकी वर्डिंग कोई नहीं याद करने की ज़रूरत, अगर याद करनी है तो सेम वही वर्डिंग आप लिख सकते हैं इसमें।
आयनिक रेडियस, चाहे एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, लेकिन याद रखें आयनिक रेडियस में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ कंपेयर किए जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कंपेयर किए जाएंगे। तो ये टॉप से बॉटम क्या करता है, इंक्रीज। आयनिक रेडियस टॉप से बॉटम किसी भी ग्रुप में इंक्रीज करता है। अच्छा, आयनिक रेडियस लेफ्ट से राइट क्या होता है बच्चों, लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड के अंदर ये डिक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट ये डिक्रीज करेगा। ये आपने इसका ट्रेंड याद कर लेना है। तो ये आयनिक रेडियस बच्चों, उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आ गया है। तो नेक्स्ट हम आयनाइजेशन एनर्जी पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, कोशिश तो मेरी है कि मैं मैक्सिमम लिखूं, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूं तो लेक्चर बहुत बड़ा बनता है, इसलिए कोशिश होती है कि मैं कम से कम लिख के आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा दूँ। तो हम अपना नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पे चलते हैं बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी, या जिसका दूसरा नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग चीज़ है बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके दो नाम हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ बच्चे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ये आमतौर पर नस्ट के पेपर में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की जगह IP लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। IP क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी का सेकेंड नाम आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इसका ट्रेंड याद करना है बच्चों। ये हमारी बुक में 5 जगहों पे डिस्कस है इस चैप्टर में, तो हम एक ही जगह याद कर लेंगे ट्रेंड। आयनाइजेशन एनर्जी, जिसका दूसरा नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी लिखा होगा तो शॉर्ट फॉर्म में हमारी बुक में IE लिखा होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा हो तो IP लिखा होता है। बच्चों आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, इसलिए सिंपल कहीं आ जाए पेपर में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है तो आप इसके आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हो। अगर हमारे पास बच्चों एक गैशियस एटम हो, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। शर्त है उसकी फिजिकल स्टेट गैस हो। डेफिनेशन हम करते हैं, मिनिमम amount of energy, minimum amount of energy required to remove outermost electron from gaseous atom is called ionization energy या आयनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए आमतौर पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फिर जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो पॉजिटिव बन जाता है, मोनो पॉजिटिव से फिर डाई पॉजिटिव में जाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, वो वैल्यू और हो जाती ज़्यादा हो जाती है, और फिर जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से जस्ट अभी हम अगर ये बात करें कि हमारे पास एक एलिमेंट एक्स का मतलब यहाँ हैलोजन हरगिज़ नहीं है बच्चों, एक्स स्टैंड फॉर एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव साइन से डिनोट होती है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये हो गया। अगर मैं आपको याद हो फर्स्ट ईयर में बार नाइबर साइकिल में सोडियम के लिए आपने वैल्यू तो याद की होगी बच्चों, तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू याद कर लेते हैं कि अगर सोडियम सॉलिड है, सॉलिड से पहले उसको गैस में लेके जाओ, गैसियस एटम बन गया। 1 मोल जब गैसियस एटम बन जाता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये होगी कि हमारे पास 496 किलो जॉल पर मोल इसकी वैल्यू होती है। 496 किलो जॉल पर मोल इसकी वैल्यू होगी। एक तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी के लिए याद रखना है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है सेकंड वाले से, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है हमेशा फर्स्ट वाले से। ये ऑर्डर भी आपके जहन में होना चाहिए।
वैसे तो मैं एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। बच्चों हमारे पास जैसे सपोज़ करें मैग्नीशियम है, उसकी फ़िज़िकल स्टेट गैस है, अगर मैं इससे Mg+1 बना दूँ, इसकी फ़िज़िकल स्टेट गैस है, प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इसकी फ़र्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मेरे पास जो आती है वो 738 किलो जॉल पर मोल आती है। ये आ गई। जब इस मोनो पॉजिटिव आयन जो बन गया, इससे अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकाल रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे भी +2 में जा रहा हूँ, प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron from monopositive ion to form dipositive ion is called second ionization energy। और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो आप देखेंगे वो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल के करीब है। 1450 भी कुछ बुक में है बच्चों, 1451 भी है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट लिखी है वैल्यू। ये देखें तो सेकंड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक लास्ट निकल रहा है, +1 से +2 जा रहे हैं, यहाँ 0 से +1 में जा रहे हैं, लेकिन वैल्यू ऑलमोस्ट तकरीबन डबल हो गई है। तीसरी भी हो सकती है, जैसे तीसरी निकालने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है बच्चों। तो एक हमारे पास M+2 से अगर मैं किसी तरीके से M+3 बना दूं, इसकी फ़िज़िकल स्टेट गैस है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 7730 किलो जॉल पर मोल। तो आपने देखा कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और ज़्यादा है, तो थर्ड ज़्यादा होती है सेकंड से, सेकंड ज़्यादा होती है 1 से। वजह क्या है कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कम होते जाते हैं, न्यूक्लियस की तरफ फोर्स बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता जाता है, वैल्यू हाई होती जाती है। बच्चों इस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, जैसे एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है, तो आपसे कहता है इसमें से मेटल कौन सा होगा। तो हमें पता है मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो जिसकी वैल्यू मुझे सबसे कम देगा वो मैं मेटल कह दूंगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा देगा उसको नॉन मेटल कहूँगा, और जिसकी वैल्यू दरमियानी होगी वो मेटलाइड होगा। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड का कंसेप्ट आता है, इससे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट भी आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों मैग्नीशियम की +1 भी होता है, +2 भी है, +3 फॉर्म भी है, तो सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है? तो आप देखेंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, डबल से भी ज़्यादा वैल्यू है, वो सबसे स्टेबल फॉर्म है। तो +2 से +3 जाने में देखो इस 1451 के डबल से भी ज़्यादा है, इसका मतलब है +2 से +3 में जाना एक किस्म का नामुमकिन है, इसलिए इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैं आपको क्विज में कराऊंगा। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि बच्चों जो सोडियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 क्यों नहीं करता? तो आप कहते हैं आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड बिकम स्टेबल। देखें इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियान। तो नियान के जैसा हो गया, स्टेबल हो जाता है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो मैं आपसे कहता हूँ मैग्नीशियम +2 शो करता है, ना +1 शो करता है ना +3 शो करता है। वजह क्या है? आप कहते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे मैच हो जाएगी? इसका एटॉमिक नंबर 12 था बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास था 12। तो इसके हमारे पास जब 12 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर इसका हमारे पास था, यहाँ 11 यहाँ पे 12, जब इसका 12 इलेक्ट्रॉनिक 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे मैच होगी? नियान से। ये भी नियान से मैच कर गया, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी किससे मैच होगी? नियान से। तो देखो दोनों नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए हर एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है या बाज़ दफ़ा गेन कर रहा होता है, क्योंकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहता है। तो बच्चों 2 सेंटेंस हम याद कर लेते हैं। अगर मैं कहीं कहूँगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है, कम है, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। और अगर मैं कहूँगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। तो हम इसके ट्रेंड पे आते हैं जी। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो अगर हम किसी भी ग्रुप में, जैसे मुझे इस चैप्टर में 1A, 2A, 4A और 7A पे पूछेगा, तो मुझे याद रख लेना है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप में हमने एक सेंटेंस याद रख लेना है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
बच्चों किसी भी ग्रुप में आओगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। रीज़न क्या है बच्चों? डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमने पढ़ा है कि एटम का साइज़ क्या होता है बच्चों? किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आए एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है बच्चों। मैं शॉर्ट लिखने लगा हूँ। एटॉमिक साइज़ जो है या एटॉमिक रेडियस जिसको हम कहते हैं वो इंक्रीज़ करता है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। और जब डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों? ईजी। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो हो जाएगी। तो हमें समझ आता है कि दिस इज बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजी, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मैं एक लाइन में भी तो लिख सकता था बच्चे, जैसे हम अपने चैप्टर्स में आगे पढ़ते जाएंगे। वो कहेगा आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इसलिए डिक्रीज करती है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो मैं फैक्टर भी पढ़ाऊंगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में नेक्स्ट हम आते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड इसका ट्रेंड क्या चलेगा? तो हम हेडिंग लगा रहे हैं अलोंग द पीरियड। इस पर दो एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ाऊंगा, दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एनामोलस बिहेवियर भी पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड। हमने याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड। जनरल ट्रेंड है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। ये जनरल ट्रेंड है। अगर कोई कहता है सर ये इस जगह नहीं होता, तो मैं वो दोनों क्वेश्चन आपको जो जहन में आ रहे हैं उनके आंसर दूंगा कि क्यों नहीं कुछ जगहों पे ट्रेंड फॉलो हो रहा। अब इसकी रीज़न क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड है कि अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज़ करती है। वजह यह है कि बच्चों अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। तो हम एक तो याद रख सकते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है जी, ठीक हो गया। सेकंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड। अब बच्चों इसमें फैक्टर से पहले मैं जस्ट एक ग्राफ सा बना के अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कराऊंगा कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। आयनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट, इसके फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जस्ट आप इस ग्राफ को देख लें बच्चों, लेफ़्ट से राइट। अभी मैंने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है जी, लेकिन आप किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट आएँ तो दो जगहों पे चेंज नज़र आता है। जैसे मैं हमारी बुक में थर्ड पीरियड ही है, तो मैं यहाँ सोडियम लिख देता हूँ, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन। और यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। लेफ़्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों इंक्रीज़ करती है। लाजमी बात है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगी। सिलिकॉन की और ज़्यादा होगी, उसी तरीके से फास्फोरस की और ज़्यादा होगी। सल्फ़र बाद में आ रहा है, ज़्यादा होनी चाहिए, कम हो जाती है। अच्छा, क्लोरीन की ज़्यादा होगी, आर्गन की सबसे ज़्यादा होगी। ये इस तरह का ग्राफ है। ये ऐसे कुछ ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ। ये मैं अगर आपसे कहूँ कि
आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, लेकिन देखा जाए तो अल्मोनियम की आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड पीरियड में कम होती है मैग्नीशियम से। इसी तरीके से सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है फास्फोरस से। वजह क्या है? आपको पता है बच्चों, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इसका आउटर एटॉमिक नंबर 12 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 आता है। अल्मोनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 आता है। हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड। तो इस वक्त इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एस है जो फुल फिल्ड है, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैल्यू हाई होगी। जबकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पी है, पी 2 फॉर्म में स्टेबल है। सबसे स्टेबल है जब पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो, फिर है पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये तो पार्शली फिल्ड फॉर्म है, तो अनस्टेबल है, इसलिए इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैल्यू कम होती है मैग्नीशियम से। इसी तरीके से वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर दैन सल्फर ऑल्दो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है सल्फर से? हालांकि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे भी वही रीज़न है बच्चों कि पी फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आता है बच्चों पी, और पी में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लिख के चेक कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर 15 है। और जो सल्फर है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एटॉमिक नंबर 16 है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पी आता है और पी में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस वक्त जो पी है वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू पार्शली फिल्ड। ये उसके नतीजे में अनस्टेबल फॉर्म है, तो इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हाई होगी और फास्फोरस सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको फैक्टर कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़।